है कि उसको पहुंचते पहुंचते तो ओलाफ शोल्स को भी वक्त लग। जी बिल्कुल। और ये इस वक्त सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मन चांसलर की चांसलरी पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इस वक्त आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं बर्लिन से, जहां पर उनका स्वागत किया गया चांसलर के द्वारा। और यहां पर प्रधानमंत्री का औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर उपस्थित मंत्रियों से, जर्मनी के जो मंत्री हैं उनसे मिलते हुए, उनसे परिचय करते हुए। और ये सीधी तस्वीरें आप बर्लिन से देख रहे हैं, जहां फेडरल चांसलरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी मौजूद हैं वहां पर पहले से ही। तो ये भारतीय प्रतिनिधिमंडल, और उसके पहले आपने देखा जर्मन प्रतिनिधिमंडल को। तो भारतीय प्रतिनिधिमंडल से जर्मन चांसलर हाथ मिलाते हुए, और अब दोनों नेता आगे की तरफ बढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहां पर औपचारिक तौर पर स्वागत किया जाएगा।
सीधी तस्वीरें आप बर्लिन से देख रहे थे, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का औपचारिक स्वागत किया गया। बर्लिन में चांसलर की जो चांसलरी है वहां पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज के साथ छठे भारत जर्मनी इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन यानी आईजीसी में शामिल होंगे। और हम चर्चा कर रहे हैं प्रधानमंत्री की जर्मनी यात्रा पर। हमारे साथ जुड़े हुए हैं अशोक सज्जनहार, जो पूर्व भारतीय राजदूत हैं, साथ में डॉक्टर स्वस्ति राव, जो एसोसिएट फेलो यूरोप यूरेशिया केंद्र इट्सा की हैं। तो डॉक्टर स्वस्ति राव, जिस समय हमारी बातचीत बीच में छूट गई थी, तो मैं यही जानना चाहता था कि जो आईजीसी में आज चर्चा होगी जर्मनी के साथ, हम जानते हैं 70 साल पूरे हो गए हैं दोनों देशों के बीच जो कूटनीतिक जो संपर्क है उसको लेकर के। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच आज की आईजीसी में क्या कुछ खास हो सकता है, खास तौर पर इसलिए भी क्योंकि हम जानते हैं कि इस समय यूरोप में बदले हुए हालात हैं। जिस तरह से यूरोप का समीकरण बदला है, जिस तरह से यूरोप में इस वक्त तनाव है, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध है, कई चीज़ें ऐसी हुई हैं, इसको लेकर के क्या कुछ खास इन दोनों देशों के रिश्तों पर हो सकता है? जी, हमारी बात बीच में रह गई थी। पहले आपके सवाल का जवाब देती हूँ और उसके बाद फिर अपनी बात पूरी करूंगी। हाँ, जैसा कि सज्जनहार साहब ने बताया कि ये इंटर गवर्नमेंटल कंसल्टेशन है जो कुछ साल हुए शुरू हुआ है, आईजीसी से कहते हैं। और बेसिकली ये कंसल्ट करते हैं कि कैसे हम अपने रिलेशंस को बेहतर करेंगे। तो 2-3 इसमें डायमेंशंस हैं। देखिए, इस वक्त पहली चीज तो ये कि जर्मनी हमारा 7th लार्जेस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर है और हमारी जो बायलैटरल ट्रेड है जर्मनी के साथ वो तकरीबन 13 बिलियन के आसपास है। तो ऑब्वियसली हम कंसल्ट करते हैं कि हम इनको कैसे बढ़ा सकते हैं। ये तो एक बहुत ही एक जो इम्पोर्टेंट चीज है जो हमेशा हम अपने उस पे रखते हैं एजेंडा पे कि हम अपनी ट्रेड को कैसे बढ़ाएंगे। ये एक चीज हो गई। दूसरा, हम मीडियम टर्म में ये भी जर्मनी चाहेगा कि जो यूरोप की जो डिफेंस कंपनीज हैं वो इंडिया को एक ऑल्टरनेटिव दें रशिया के वेपन डिलीवरीज के स्थान पर, क्योंकि जैसा कि यूरोपियन देशों ने समझा, जो इसके पहले सज्जनहार साहब कह रहे थे कि बहुत वक्त तक मेरे ख्याल से एक गैप था, कम्युनिकेशन गैप था कि रशिया हिंदुस्तान जैसा डेमोक्रेटिक कंट्री क्यों नहीं कंडेम कर रहा है रशिया को और इस तरह की हरकत को। और जिसके लिए फिर अब मुझे लगता है कि पिछले 1 महीने में काफी बादल छटे हैं और हमने बहुत सक्सेसफुली इस बात को कन्वे किया है कि देखिए हमारी जो डिपेंडेंस है रशिया के ऊपर उसका नेचर क्या है। वो फंक्शनल डिपेंडेंस है और उसके पीछे और सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है। तो एक चीज जो एक स्वर से सारे के सारे यूरोपियन लीडर्स बार बार कह रहे हैं और वो ये कि अब हिंदुस्तान की वेपन्स की जो डिलीवरीज है इसको हम कैसे रिड्यूस करेंगे, इसकी डिपेंडेंसी रशिया के ऊपर से। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि देखिए हिंदुस्तान का इंटरेस्ट ये है कि हम रूस के ऊपर से अपनी डिपेंडेंसीज को कम करके किसी और देश पे वो डिपेंडेंसी नहीं बनाना चाहते। हम बेसिकली आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में हमारा जो इंटरेस्ट है वो ये है कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, आप आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट करें और इस तरह से वो बात आगे बढ़े। हम एक बायर सेलर रिलेशनशिप में ही हम महदूद नहीं रखना चाहते इन चीजों को। तो ये बात मुझे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत अच्छी तरह से इस बात को